ओके बच्चों, सो कंटिन्यू करते हुए ये डायग्राम जैसे आपको समझ में आ गया, तो अब इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो डेरिवेशन में आप याद रखिए डी एस वेक्टर का क्या मतलब है। ये हम सुबह से बड़ी बार पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड डी एस और डायरेक्शन आएगी अलोंग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा रिवाइज ये ज़रूर कराना चाहूँगी कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा डायरेक्शन बताने की काम करते हैं, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ आइए तो ई एफ आई एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट ओ, बड़ी बात पहले भी कर चुके हैं। यानी यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है जो पी से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस, क्योंकि ओ से लेके पी रेडियस आता है। तो पी पर ई एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको याद होगा कि ई एफ आई ई की वैल्यू जो होती है वो आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। सो ओ से लेके पी का स्क्वायर, ओ पी आर है इसीलिए यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ मैंने वेक्टर लगाया है, तो वेक्टर लगाया है तो यहाँ वेक्टर दिखाना पड़ेगा। वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन, तो वो आ गया यूनिट वेक्टर आर, जैसे आपको डायग्राम में समझाया था। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुबह से समझा चुकी हूँ। ये देखिए दोबारा से देख लीजिए, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फ़िलहाल इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये देखो आप, मैं उस पूरे बड़े पर नहीं ले रही हूँ, है ना, छोटे से डी एस पर ले रही हूँ, इसीलिए फ्लक्स भी मेरा छोटा सा ही आएगा डी फाई, इसीलिए डी फाई आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब वेक्टर ई के लिए आप इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लो, वेक्टर डी एस के लिए इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर लो, और आप इक्वेशन लिखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स के बीच में होता है, इसीलिए ये जो स्केलर या मैग्नीट्यूड वाले हिस्से हैं इनको बाहर निकाल लो, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए ये स्केलर वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया और डॉट प्रोडक्ट रखा अंदर। अभी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, याद करो सुबेरे भी बात की है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का कॉस, है ना। सो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर है इसीलिए मैग्नीट्यूड 1 आएगा। बी फिर से यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड फिर से 1 आएगा। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा था, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर हैं तो एंगल था थीटा यानी कि 0, तो कॉस कितना आएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यूनिट वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ये तो डी फाई जो बचता है तुम्हारे पास वो बचता है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साथ में डी एस। ये आपने छोटे से एरिया के लिए निकाला था, लेकिन हमने छोटे एरिया नहीं, हमने तो पूरे संतरे पर निकालना था। तो उसके लिए जैसे आपको बताया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, और डी फाई के बदले यहाँ से ये वाली वैल्यू लिखी, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये तो कॉन्स्टेंट्स हो गए, रेडियस तो कहीं पर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये सब कुछ बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और सिर्फ बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका मतलब द टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया टोटल एक स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ऑफ एस का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कटने के बाद फ्लक्स के साथ बचता है सिर्फ फाई ऊपर क्यू और एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू द चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही आपने थोड़ी देर पहले कहा था गॉस थ्योरम है। ये देखो आप यही प्रूव करना चाह रहे थे और यहाँ पर हमने वही चीज़ प्रूव कर दी। ठीक है, हेंस द गॉस थ्योरम इज प्रूव्ड।